हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आज फिर इस वीक में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर जो कि चल रहा था सॉल्यूशन, जिसका नाम है। और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है, अब तक ये जो भी वीडियोज़ आई हैं उसमें मैंने आपको जो लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का जो उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने तरह से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 फेज आपको बताए थे, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 5 फेज वर देयर इन प्रीवियस वीडियोस। तो आज हम जो हमारा 6th टॉपिक है मोलैरिटी, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि मोलैरिटी क्या चीज़ है। तो बच्चों, मोलैरिटी देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि मोलैरिटी is defined as a number of moles of solute, ठीक है, dissolved in 1 liter of solution। तो ठीक है, यहाँ पे बेसिक जो आपका टर्म है, यानी कि जो चीज़ ध्यान देने वाली है, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलैरिटी बोलेंगे। या फिर मोलैरिटी को हम दूसरी तरह से इस तरह से कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट के डिज़ोल्व हुए हैं किसमें? सॉल्यूशन में, तो उसको हम मोलैरिटी बोलेंगे। और यहाँ पे बेसिक टर्म क्या है? पर लीटर हमको देखना है। आपकी बुक में क्यूबिक सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। अभी मान लीजिए मोलैरिटी जैसे यहाँ पर है, मैंने लिखा है कि मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से शो करते हैं, ठीक है, कैपिटल एम से शो करते हैं। और जो इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, इसमें हम इसको नापते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 0.25 मोल लीटर इनवर्स, या तो फिर ऐसे लिखा रहेगा 0.25 एम, यानी कि मोलैरिटी के टर्म में। तो जब ये चीज़ यहाँ पे लिखी रहेगी तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इसमें एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.25 मोल्स किसके हैं? आपके सॉल्यूट के, NaOH के, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन हमारा जो है किसी भी चीज़ में सॉल्वेंट भी हो सकता है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है ये मसला नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है वो आपका 1 लीटर है, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? हमारे सॉल्यूट के, वो कितने हैं? 0.25। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हम मोलैरिटी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कैसे निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे। चलिए लेट्स डू इट। तो बच्चों, हमारा जो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है? उस सॉल्यूशन में हमें उसकी मोलैरिटी पता चल जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर हमें पर लीटर जो हमारा सॉल्यूशन है, ये है हमारा, इस पर लीटर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो 450 हमारा टर्म है वो 450 मिलीलीटर में, सबसे पहले इसको हम पर लीटर में निकालते हैं। तो हम इस 450 को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है? NaOH, और वो उसकी कितनी वैल्यू है? 5 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम NaOH जो है हमारा 450 मिलीलीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? मोलैरिटी निकालेंगे सोल्यूशन की। तो सबसे पहले बच्चों, चलिए, हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हम पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए हमारे पास कितना है, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारे पास? NaOH के मोल्स हम 5 ग्राम है, और यहाँ पर आपका हम इसको क्या करेंगे? इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे मोल्स निकालने के लिए। तो मोलर मास निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया था कि NaOH में हम अगर मोलर मास निकालते हैं तो NaOH का मोलर मास हो जाएगा, इसका हम एटॉमिक मास रखेंगे, इसका एटॉमिक मास रखेंगे, और इसका एटॉमिक मास रखेंगे। तो ये 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा टोटल 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। तो जब ये आपका 40 हुआ, 40
ग्राम मोल लीटर इनवर्स, इसमें हम इसको लिखेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.125 मोल। ठीक है, ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ NaOH आ गया। तो हमारा ये मोल्स ऑफ NaOH आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। चलिए ये देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो बच्चों हमारा मोल्स ऑफ NaOH आ गया 0.125 मोल। अब इसके बाद हमको वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब हमको वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमारा ये गिवन कितना है, 450 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 1000 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी कैलकुलेट करने के बाद। तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले में ही रख सकते हैं, या तो आप यहीं पर कैलकुलेट कर सकते डायरेक्ट फार्मूले में रख सकते हैं, या तो इस सम को डायरेक्ट उठा के फार्मूले में रख दीजिए। तो हमारा जो फार्मूला है मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू, आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आया था, मोल्स ऑफ सोल्यूट आया था 0.125 अपॉन 0.125 मोल अपॉन आपका ये कितना वैल्यू है 450 मिलीलीटर। अब ये आपका जो डिवाइड यहाँ पर है, तो अगर इसको आप 1000 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इट विल कम इन मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी ऐसे लिखी जा सकती है, 450 मिलीलीटर 0.125 मोल इंटू 1000 अपॉन 450 मिलीलीटर। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इज इक्वल टू 0.278 मोल्स। ठीक है, यानी कि जो इसकी मोलैरिटी आई है वो क्या आई है, 0.278। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपने देखा कि हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम फॉरवर्ड करते हैं अपनी डिस्कशन को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलैलिटी। ठीक है, अब नाम बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, मोलैरिटी मोलैलिटी, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, एल और आर का। ठीक है, एल और आर का डिफरेंस है। तो जो मोलैलिटी होती है बच्चों, हम उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसे है कि मोलैलिटी यानी स्मॉल m इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो यहाँ पर सेम है मोलैलिटी जैसा, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ पर क्या था, पूरे सॉल्यूशन में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए हमारा ये पॉइंट हिट करने वाला है, ये यहाँ पर कैच है, ये कैच है यहाँ पर है कि हम यहाँ पर सॉल्यूट के, यानी ये जो हमारा सॉल्यूट है इसके मास के टर्म में बात कर रहे हैं। हम पर केजी में देखते हैं कि पर केजी, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। बहुत सिंपल है। तो जब आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में कन्फ्यूजन हो तो आप उससे आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वहाँ पे मोलैरिटी में पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही है और उसको हम पर लीटर यानी कि या फिर पर क्यूबिक डेसीमीटर में हम जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। पर मोलैरिटी में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के मास के टर्म में हम कंसंट्रेशन देखेंगे, और सॉल्वेंट के मास के टर्म में कंसंट्रेशन देखेंगे, पर केजी में देखेंगे। मोलैरिटी की जो आपकी यूनिट होती है वो मोल पर केजी होती है, या फिर हम इसको इस तरह से स्मॉल m से भी ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, हम इसमें इसको मेजर करते हैं। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज सिमिलर, जो कि हमने अभी पहली ही डिफिनेशन के हिसाब से जो मोलैरिटी की डिफिनेशन थी उसमें भी यही था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, मास, वहाँ पर क्या बात हो रही थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर और पर क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ पर क्या बात हो रही है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस तरह से आप इजीली जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार बस समझ के पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक बार फिर से मैं डिफाइन कर रही हूँ कि जो मोलैरिटी होती है वो किसी भी
सॉल्वेंट में पर केजी में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं उसको बताती है, और उसका फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जो जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और इन सर्किल है वो सॉल्वेंट, ये तो भैया आपका कॉमन है, ठीक है। सॉल्वेंट और मास, यानी कि किसके टर्म में बात हो रही है, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्वेंट इन मास। तो मास को भाई जब हम किलोग्राम में ही हम चेक करते हैं। तो चलिए आइए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार ध्यान से आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो स्मॉल एम कैपिटल एम में डिफरेंस है, भाई यहाँ पे स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं मोलैलिटी को, वहाँ पर हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे, तो इससे हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड दैट विल बी CH3COOH, यानी कि फार्मूला है इथेनोइक एसिड का, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इसको चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मोलैलिटी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर इथेनोइक एसिड है और बेंजीन है, तो सबसे पहले हमको क्या कन्फ्यूजन होगा, भाई बहुत से बच्चे जो हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे भाई यहाँ पे सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले में हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिलेशनशिप मोलैलिटी के टर्म में निकालनी, ठीक है, कि किसमें मतलब सॉल्वेंट जो है यहाँ पर कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है, इसमें कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा सेंटेंस है, मैं बहुत ईजी वे में बता रही हूँ। सेंटेंस में लिखा हुआ इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन में डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, इथेनोइक एसिड डाला जा रहा है। तो अगर आप क्वांटिटी में ना जाएं, अभी इसको छोड़ दीजिए, 75 ग्राम को छोड़ दीजिए और 2.5 ग्राम को छोड़ दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि किसमें जिसमें डाला जाता है, यानी कि जिसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व की जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, और जो चीज़ डाली जाती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। अब दूसरी तरह से देखते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा कौन है, 75 ग्राम है और ये 2.5 ग्राम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है दैट इज़ सॉल्वेंट, और जो क्वांटिटी में कम होता है दैट इज़ सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड है, और हमारा सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे। किसका मोलर मास, क्योंकि हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम पहले मोलर मास निकाल लेंगे इथेनोइक एसिड का। मोलर मास इथेनोइक एसिड का CH3COOH। हमने क्या करना है, कि हमको लिखना है एटॉमिक मास। कार्बन का हमारा जो है 12 होता है, ठीक है, और हमारा कार्बन का 12 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और उसके बाद हमारा प्लस हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 3 × 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2। तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के लिए हम लेंगे 16 × 2 + 1, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इस मोलर मास को निकालेंगे, मैंने बिल्कुल सिक्वेंटली कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो जिससे। यहाँ दोनों कार्बन को एक साथ लेके उसके लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 3 × 1 + 16 × 2, ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो डेट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये जो टोटल हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 60 ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास को हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोलर मास आ गया CH3COH का, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर अगर इसको लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H4O2, C2H4O2, ठीक है। तो उस टर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपका इथेनोइक एसिड को, इसका मोलर मास निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड निकालना है। अब चलिए मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड निकालते हैं। मोल्स ऑफ C2H4O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वैल्यू कितनी हमारे पास है इसकी, क्वांटिटी हमारे पास है 2.5 ग्राम अपॉन, हमारे पास इसके मोल्स कितने आए हैं 60 ग्राम मोल इनवर्स इज इक्वल टू 0.0417 मोल। ठीक है, हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया मोल ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी कि हमारे पास मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम निकालेंगे मास ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब हम मास ऑफ बेंजीन किसके टर्म में निकालेंगे, केजी के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 75 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, यानी कि हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 30 है इस वजह से केजी। ठीक है, समझ में आया। अब हमने यहाँ पर मास निकाल लिया, हमने मोल्स निकाल लिया, मास निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, मोलैलिटी ऑफ इथेनोइक एसिड C2H4O2। तो हमने जो मोल्स निकाला था, यानी कि मोल्स ऑफ C2H4O2 अपॉन kg ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो हम जब ये निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इज इक्वल टू, वैल्यू हमारे पास आई हुई है मोल्स की कितनी आई थी 0.0417 मोल। जिस तरह से लास्ट उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि वो मल्टीप्लाई होकर 1000 जो है हमारा ऊपर आ गया था, उसी तरह से ये भी ऊपर आ सकता है। ठीक है, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 75 ग्राम। ठीक, ये चीज़ जो है आपकी, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐसे करके लिख दिया है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके वैल्यू आपके लिख दे रही हूँ 0.556 मोल केजी इनवर्स, और मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी भी लिख सकते हैं और मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मोलालिटी किसी भी सॉल्यूशन की, जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला मोलर मास, हमारा जो सॉल्यूट था हमने उसका मोलर मास निकाला। फिर मोलर मास निकालने के बाद हमने उसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के बाद जो बेंजीन है उसको हमारा गिवन था ग्राम में, तो हमने उसको केजी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जो हमारा फार्मूला था उसमें हमने सारी जो हमारी डिराइव्ड वैल्यूज़ थी उसको हमने रखकर और हमने कैलकुलेशन कर ली। तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई है हमारी 0.556 मोल पर केजी मोल पर केजी या फिर मोल केजी इनवर्स। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि ये इतने तरह के टर्म्स हैं, यानी कि 7 टाइप्स ऑफ वेज कि जिसके अंदर हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको टोटल सारी चीज़ें बताई हैं, ये न्यूमेरिकल बेसिस से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला था आपका सबसे पहला जो है आपका इसके अंदर है मास परसेंटेज हमने निकाली थी, जिसको हमने W रखा था। फिर हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज निकाली थी, फिर हमने निकाला था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर पार्ट्स पर मिलियन, फिर मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें निकाली। मोल फ्रैक्शन के बाद हमने क्या निकाला, मोलैलिटी निकाला, फिर मोलैरिटी निकाला,
तो इस तरह से ये 7 वेज जो हैं दिए गए हैं कंसंट्रेशन टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कितनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में वो है सॉल्युबिलिटी। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा और बिल्कुल डिफरेंट होगा टॉपिक, और ये समझने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँगी, और तब तक के लिए आप इन सारे टर्म्स को पढ़िए। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे बहुत ही सिंपल वे में पूछ सकता है, और अगर कोई मेरी ईमेल आईडी चाहता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताए, तो मैं इंडिविजुअली उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मैं अपनी ईमेल आईडी ज़रूर दूंगी, जिस पे वो अपने किसी तरह की भी क्वेश्चन और क्यूरीज पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगी, जो कि सारी वीडियो सीरीज़ में सॉल्यूशन चैप्टर को, फिर आपको एक शॉर्ट वीडियो चैप्टर से रिलेटेड मिलेगी। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टेयरिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।